हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे एसएससी जीडी 2025 का जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो नवीन सर की क्लास का हैंड रिटन नोट्स है। उसका रिवीजन आज हम मात्र 15 से 20 मिनट के बीच करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी रिवीजन क्लास मिलती रहे जिसमें आपके टाइम की बचत हो। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ओडिसी क्लासिकल डांस। ये ओडिशा से संबंधित है। कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मार्शल आर्ट को प्रतिबिंबित करने वाले श्रृंगार और अद्वितीय मुखौटों द्वारा प्रतिष्ठित कौन सा क्लासिकल डांस होता है? तो ये केरल का क्लासिकल डांस है कथकली। इसमें आंखों और बाहों का संचालन किया जाता है और ये आकाश तत्व का प्रतीक माना जाता है। इसमें कला के 5 रूप होते हैं और ये 5 रूप हैं साहित्य, चित्रकारी, नृत्य, संगीत और अभिनय। अभिनय का मतलब होता है एक्टिंग। भारत में क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है? तो क्लासिकल डांस की संख्या है 9। और वह पुस्तक जिसमें क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य का वर्णन है तो वो है नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि ने लिखी है और इसे पंचम वेद कहा जाता है। और सबसे पुराना क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम जो 2000 वर्ष पुराना है और ये तमिलनाडु का है। इसे सादिरट्टम और दासीअट्टम कहते हैं। मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित और विष्णु ने भस्मासुर का वध करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था तो विष्णु को स्त्री के रूप में दर्शाने वाला क्लासिकल डांस है मोहिनी अट्टम। उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है उत्तर प्रदेश और राजस्थान यानी कि नॉर्थ इंडिया का एकमात्र है कथक। मणिपुर में है मणिपुरी, उड़ीसा में है ओडिसी, असम में है सत्रिया जो सबसे नया है, लगभग 500 वर्ष पुराना है और इसके फाउंडर शंकरदेव को माना जाता है। और ये शंकरदेव अंकीय नाट को प्रदर्शित करने के लिए सत्रिया डांस को करते थे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। साउथ इंडिया में कौन कौन से क्लासिकल डांस हैं? तो साउथ इंडिया में है 4। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम और तमिलनाडु का भरतनाट्यम। तो ये 4 क्लासिकल डांस साउथ इंडिया से संबंधित है। नॉर्थ ईस्ट के भी 2 हैं, सत्रिया असम का है और मणिपुरी मणिपुर का। साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व का एकमात्र है ओडिसी क्लासिकल डांस जो ओडिशा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का जो कुचिलापुरम गांव कृष्णा जिला से संबंधित है। एक सेमी क्लासिकल डांस भी है जिसे अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है जिसका नाम है छऊ और ये 3 राज्यों में किया जाता है। इसकी 3 शैलियाँ हैं। मयूरभंज छऊ ओडिशा में किया जाता है, सरायकेला छऊ झारखंड में और पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में किया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। लिम फोक डांस का संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध है नागालैंड से और लिम को ही नूरालिम के नाम से जानते हैं। और नागालैंड में ही हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है जो 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। सन 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये 10 दिन का फेस्टिवल है। और नागालैंड से संबंधित और फोक डांस कौन कौन से हैं? चोंग, रेंगमा, मोडसे, बांस, जेलियांग, सदल केनई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सदल केनई जो नागालैंड का फोक डांस है। मिजोरम की पहचान हमको रखनी है टम और लम से। जहाँ पर भी टम और लम दिखाई देवे तो वो मिजोरम के होंगे, जैसे खुल्लम, चेलम, खानटम, रेंगटम। ओडिशा के फोक डांस हैं गोटीपुआ, पेंका। अरुणाचल प्रदेश के वांचो, पासी। बिहार के हैं जिसके पीछे इया दिखाई दे जैसे विदेशिया, झिझिया और जाटिन। तो ये बिहार के फोक डांस है। छत्तीसगढ़ के पिंडवानी और सुवा और पिंडवानी से संबंधित है रितु वर्मा और तीजन बाई। गोवा के है रणमाले और मांडो फोक डांस। गुजरात का है हल्ली साका और टिप्पाणी। कर्नाटक का है लंबी और वीरगासे। तो ये फोक डांस हमको यहाँ रखने हैं ध्यान। थर्ड क्वेश्चन है भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन है? तो पहली महिला संगीतकार बनी थी MS सुब्बुलक्ष्मी 1998 में और इनको पद्म विभूषण पुरस्कार 1975 में मिला था। और रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है फिलीपींस के 3रे राष्ट्रपति के नाम पर। और रैमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल अवार्ड भी कहा जाता है जो MS सुब्बुलक्ष्मी को 1974 में मिला था और UN में परफॉर्म इन्होंने 1966 में किया था। लता मंगेशकर को
भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 में, और ये भिंडी बाजार घराने से संबंधित है। और बिस्मिल्लाह खान ये सेनाई से संबंधित है, इनको भी 2001 में दिया गया था। और बिस्मिल्लाह खान एकमात्र संगीतकार हैं जिनको चारों सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री चारों शीर्ष सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, तो एकमात्र संगीतकार हैं। दूसरे संगीतकार जिनको भारत रत्न दिया गया था तो ये थे पंडित रविशंकर, 1999 में इनको दिया गया था। और ये पहले व्यक्ति हैं जिनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था 1968 में। जाकिर हुसैन जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है एक ही दिन पहले, और इनको पद्म विभूषण अवार्ड 2023 में और पद्म भूषण अवार्ड, पद्म भूषण को हम पीवी से डिनोट करेंगे, तो पद्म भूषण अवार्ड 2002 में दिया गया था। और 2024 में इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। शक्ति फ्यूजन बैंड, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को ये अवार्ड दिया गया था। भारत के 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन कौन से हैं? तो पहला है भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। आर.डी. बर्मन ये क्या है? तो ये संगीतकार हैं और इनको पंचमदा के नाम से जाना जाता है। ए.आर. रहमान इनको मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है। और 2009 में जयहो सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड इनको दिया गया था। और जयहो सॉन्ग मूवी कौन सी थी? स्लम डॉग मिलियनेयर। और पहली भारतीय महिला जिसको ग्रैमी अवार्ड दिया गया तो ये थी 2010 में तन्वी साहा, और इनको भी जयहो सॉन्ग के लिए ही दिया गया था। और पहले भारतीय जिनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया पंडित रविशंकर 1968 में, और इनके एल्बम का नाम था वेस्ट मीट्स ईस्ट। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, भारत में हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है? तो यह बैटन कप जो 1895 में शुरू हुआ था। हॉकी का मैच पहले 70 मिनट का होता था लेकिन अब 60 मिनट का होता है, और इसमें 4 क्वार्टर होते हैं जो 15-15 मिनट के होते हैं। और पहले और दूसरे क्वार्टर के बीच 2 मिनट का ब्रेक, और तीसरे और चौथे के बीच 2 मिनट का ब्रेक, और दूसरे और तीसरे क्वार्टर के बीच 15 मिनट का ब्रेक होता है जिसे हाफ टाइम कहते हैं। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते हैं? 8 गोल्ड, और पहला गोल्ड 1928 के एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक में जीता था। फिर 1932, 1936, 1948, 1952, 1956 और 1964 और 1980। 1960 में नहीं जीता, उस समय पाकिस्तान जीता था और भारत हार गया था। और लास्ट बार हॉकी ने गोल्ड मास्को ओलंपिक 1980 में जीता था। और अभी पेरिस ओलंपिक 2024 हुए हैं, इसमें हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। हॉकी वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ था? तो ये 1971 में बार्सिलोना स्पेन में शुरू हुआ था, और इसमें भारत की तीसरी रैंक आई थी। 1973 में इंडिया की दूसरी रैंक आई थी, और 1975 में इंडिया इसमें जीत गया था और पाकिस्तान इसमें हार गया था, और कैप्टन बने थे अजीतपाल सिंह। और भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप केवल एक ही बार जीता है 1975 में, जो तीसरे क्रम का था। हॉकी से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफी, बैटन कप जो सबसे पुराना प्रतियोगिता है हॉकी की, बॉम्बे गोल्ड कप, एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप, ओबेदुल्ला खान गोल्ड कप। और पहली राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कब किया गया था? 1928 में। और हॉकी का सबसे पुराना क्लब है 1885 में स्थापित हुआ था, कोलकाता क्लब। कबड्डी की किस शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है? तो ये कबड्डी की 4 शैलियों को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है भारत में, और इनमें से एक है संजीवनी। आउट होने के बाद भी खेल में व्यक्ति को शामिल कर दिया जाता है संजीवनी शैली के तहत। और ये 4 शैलियाँ संजीवनी, अमर, हुतुतु और गामिनी। और कबड्डी का मैच कितनी देर में होता है? तो मेल के लिए 40 मिनट में और फीमेल के लिए 30 मिनट का होता है। मेल के लिए 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं और 5 मिनट का ब्रेक होता है, और फीमेल के लिए 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं और 5 मिनट का ब्रेक होता है। और मैदान, मेल के लिए मैदान 13x10 मीटर होता है और फीमेल के लिए 12x8 मीटर होता है। और जो कबड्डी के खेल का मैदान है इसमें ये 13 मीटर लंबा होता है, और इसमें एक मिड लाइन होती है जो 6.5 मीटर दोनों को अलग करती है। और मिड लाइन से 3.75 मीटर दूर एक बोक लाइन होती है, और बोक लाइन से 1 मीटर दूर एक बोनस लाइन होती है, और बोनस लाइन से एंड लाइन के बीच की दूरी 1.75
मीटर होती है। तो बोक लाइन और मिड लाइन के बीच दूरी कितनी होती है? 3.75 मीटर। और बोक लाइन और बोनस लाइन के बीच 1 मीटर की दूरी, और एंड लाइन और बोक लाइन के बीच 2.75 मीटर दूर होती है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7, और एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं 5। प्रो कबड्डी लीग कब शुरू हुआ था? 2014 में शुरू हुआ था। और आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग ये कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। रेड टाइम कितना होता है? तो ये 30 सेकंड होता है। और कबड्डी को अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर ये जयपुर में स्थित है और 2004 में ये बनाया गया था। अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट आत्मकथा है जो अभी हाल ही में काफ़ी चर्चों में रहे थे खिलाड़ी माइक टाइसन जो अमेरिका के खिलाड़ी हैं। फास्टर देन लाइटनिंग ये किसकी पुस्तक है? हुसैन बोल्ट जो जमैका के हैं धावक हैं उनकी पुस्तक है। मूवमेंट्स रोनाल्डो की पुस्तक है और ये पुर्तगाल की तरफ से फुटबॉल खेलते हैं। अनस्टॉपेबल मारिया शारापोवा की है जो रूस से संबंधित है और ये टेनिस प्लेयर है। सर टू विन ये नोवाक जोकोविक से संबंधित है और सर्बिया के रहने वाले हैं और ये भी टेनिस खेलते हैं। बोथ फीट ऑन द ग्राउंड डेविड बेकहम की पुस्तक है। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की पुस्तक है। प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। बिलीव सुरेश रैना की है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। मकर संक्रांति को केरल में किस नाम से जानते हैं? तो मकर संक्रांति को स्नान और दान का त्यौहार कहा जाता है और ये 14 जनवरी को मनाया जाता है और ये पौष महीने में मनाया जाता है इसलिए इसको पौष संक्रांति के नाम से जानते हैं। और केरल में इसको मकर विलक्कू त्योहार के नाम से जानते हैं जो सबरीमाला मंदिर में होता है और भगवान अयप्पन को समर्पित है। उत्तर प्रदेश में इसको मकर संक्रांति और खिचड़ी पर्व के रूप में मनाते हैं। दिल्ली में इसको मकर संक्रांति के नाम से मनाते हैं। माघ बिहू असम में मनाते हैं और हिमाचल प्रदेश में माघ साझी के रूप में मनाते हैं। लोहड़ी पंजाब में मनाते हैं। उत्तरायण गुजरात में और गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है। एलू विरोधु ये कर्नाटक में। पोंगल तमिलनाडु में जो 4 दिन का फेस्टिवल होता है और पोंगल का पहला दिन भोंगी पोंगल कहलाता है जिसमें इंद्र भगवान की पूजा होती है। दूसरा दिन सूर्य पोंगल सूर्य भगवान की पूजा। तीसरा दिन मट्टू पोंगल जिसमें बैल की पूजा होती है और चौथा दिन कन्नुम पोंगल जिसमें कन्या पूजा होती है। तो पोंगल 4 दिन का फेस्टिवल है। और अट्टुकल पोंगल ये केरल राज्य से संबंधित त्योहार है। माघी संक्रांति ये बिहार से संबंधित है और पाना संक्रांति उड़ीसा से संबंधित है। पेड़ा पेड़ूंगा ये आंध्र प्रदेश का त्योहार है। आंध्र प्रदेश में संक्रांति को कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द कौन कौन से हैं? तो संप्रभुता लिखा गया है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का संबंध है कि राज्य किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देगा बल्कि सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगा। समाजवादी का संबंध समाजवाद एक ऐसा देश होता है जहाँ पर उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। और संप्रभुता का मतलब है आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र। और प्रस्तावना जो भारत की प्रस्तावना है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और प्रस्तावना का मसौदा तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था जो जनवरी 1947 में संविधान सभा के द्वारा पास कर दी गई थी। और वही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान में प्रस्तावना का रूप इसने ले लिया है। और प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग नामक लाइन से शुरू होती है। और प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और 26 नवंबर 1949 तक ये शब्द इसमें ऐड कर दिए गए थे लेकिन 3 शब्दों को बाद में भी जोड़ा गया था, अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता। इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। विभिन्न राज्यों का गठन कब कब हुआ था? जैसे हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। और झारखंड का 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। और 1 नवंबर को 8 राज्य और 4 यूटी अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। और 8 राज्यों में से
हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो ये 6 तो ये रहे और 2 राज्य और हैं, उन दोनों के नाम बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इनका गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को हुआ था। नागरिकता प्राप्त करने की शर्त या नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? तो 5 तरीके हैं। निवास स्थान, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण और क्षेत्र को शामिल करके। और नागरिकता संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में है और नागरिकता से संबंधित टोटल 7 अनुच्छेद हैं। नागरिकता अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 1955 से संबंधित है और अब तक इसमें 6 बार संशोधन किया जा चुका है और लास्ट बार संशोधन 2019 में हुआ था, जिसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019 कहा जाता है। और ये पास संसद से 11 दिसंबर 2019 को हुआ था और ये लागू 10 जनवरी 2020 से हो गया था। नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है, अनुच्छेद 11 के तहत। और नागरिकता छीनने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। और एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से हमने ली है। अब है हिस्ट्री का क्वेश्चन। अरब वासियों के भारत पर आक्रमण करने के मुख्य कारण क्या क्या थे? तो धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना आदि कारणों से अरब वासियों ने भारत पर आक्रमण किया। और 711 में अब्दुल्ला और बुंदेल दोनों ने आक्रमण किया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए थे और राजा दाहिर ने इनको हरा दिया था। लेकिन 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ने जिसको पहला अरब आक्रमणकारी माना जाता है, दाहिर को हराया और सिंध पर अधिकार करके वहां पर जजिया भी इसी के द्वारा लगाया गया था। और पहला तुर्क आक्रमणकारी ये कौन था? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और पहला आक्रमणकारी ये कौन था? पहला आक्रमणकारी वंश था ईरान का हक्कामनी वंश, जो गौगामेला के युद्ध में सिकंदर ने गौगामेला के युद्ध में हक्कामनी वंश को हरा दिया था। फिराई इंडो ग्रीक भारत पर आक्रमण करने वाले, फिराई शक, फिराई पहलव, फिराई कुषाण, कुषाण वंश का फाउंडर था कुजल कुडफिसिस। और फिराई अरब के बाद आए तुर्क। और तराइन का पहला युद्ध, पहली लड़ाई कब हुई थी? 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड या राय पिथौरा, तीनों नाम इसी के हैं, तो इसके नाम से तो इन दोनों के बीच हुई तराइन की पहली लड़ाई। और तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीत गया और मोहम्मद गौरी हार गया। मोहम्मद गौरी उससे पहले भी भारत में आ चुका था। 1175 में उसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। 1178 में पाटन गुजरात में आक्रमण किया था और भीमदेव यहाँ पर शासक थे और इनकी माँ नायिका देवी ने यहाँ पर कमान संभाली थी और भीमदेव सोलंकी वंश के शासक थे। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई, 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई मोहम्मद गौरी और चौहान के बीच हुई। पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गया था। क्यों? क्योंकि धोखेबाजी कर दी थी जयचंद ने, और जयचंद अगर साथ दे देता तो पृथ्वीराज चौहान यहीं पर भी जीत जाता, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इसकी पुत्री से प्रेम विवाह किया था, इसलिए जयचंद ने इसका साथ नहीं दिया। और 1194 में जयचंद के साथ हुआ चंदावर का युद्ध, जिसमें जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ और मोहम्मद गौरी ने जयचंद को इसमें हरा दिया। और जयचंद कन्नौज का शासक था, जो गढ़वाल वंश से संबंधित था। तो ये था तराइन का पहला और दूसरा युद्ध। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक अस्तित्व में थी? 1286-1526 तक इसका शासनकाल है और इस पर 5 वंशों ने शासन किया था 1286 से 1526 तक। पहला वंश था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। गुलाम वंश ने 1286-90 तक शासन किया था और इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 सबसे कम शासनकाल मात्र 30 वर्षों तक शासन किया था और इसके फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी। और तुगलक वंश 1320 से 1414 तक और सबसे अधिक शासन किया 90 वर्षों तक और फाउंडर थे गियासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश 1414 से 1451 तक शासन किया और ये खिज्र खान इसके फाउंडर थे। और ये पहला अफगानी वंश था। लोधी वंश 1451 से 1526 और बहलोल लोधी इसके फाउंडर थे। और कुतुबुद्दीन
कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत का फाउंडर माना जाता है, लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक ये माना जाता है इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़ी राजधानी लाहौर को बनाया था और इसने 1206 से 1210 तक शासन किया था। पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी और इसे लाख बख्श और पील बख्श कहा जाता है। लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला, पील बख्श यानी कि हाथियों का दान देने वाला। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल था 320 वर्ष और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ऐबक ने बनाई थी और ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर, जो मात्र 60 घंटों में बना दिया था। और संस्कृत विश्वविद्यालय इसका निर्माण ललित विग्रह राज फोर्थ के द्वारा करवाया गया था, जो अजमेर का शासक था। और अजमेर के शासक के दरबारी थे हरिकेल संस्कृत नाटक लिखता था और इसकी कविताओं को दीवार पर लिखा गया था और इसी को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। इल्तुतमिश का शासनकाल था 1211 से 1236 तक और चांदी का सिक्का जिसे टंका कहते थे और तांबे का सिक्का जिसे जीतल कहते थे इल्तुतमिश ने चलाया था और इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली को स्थानांतरित किया था, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तुर्क चहलकानी इसी ने शुरू किया था, जिसमें 40 सरदार होते थे, 40 तुर्क सरदार। और इस तुर्क चहलकानी का एंड बलबन के द्वारा किया गया था। फिर शासक आई रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासक रही और इस्लामिक इतिहास की पहली महिला शासिका यही बनी थी, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। और रजिया सुल्तान के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था अल्तुनिया जो तवर हिंद बठिंडा पंजाब का सूबेदार था। और जब ये विद्रोह को शांत करने के लिए यहाँ पर आई तो अल्तुनिया ने किला मुबारक में रजिया सुल्तान को यहीं पर गिरफ्तार कर लिया था और इसका एक प्रेमी भी था याकूत खान, जो घोड़ों की रखवाली करता था। रजिया सुल्तान के बाद शासक बना बहराम शाह, जो 1240 से 1242 तक रहा। अब हम देखेंगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन। 23.5 डिग्री साउथ इसको कहते हैं मकर रेखा और 23.5 डिग्री नॉर्थ इसको कहते हैं कर्क रेखा, जो भारत के मध्य से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 17 देशों से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीपों से और 6 जल निकायों से होकर गुजरती है। और भारत के 8 राज्यों से मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इन 8 राज्यों में भी कुछ कर्क पॉइंट बने हुए हैं, तो कर्क पॉइंट से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मिजोरम में कर्क पॉइंट का नाम क्या है? चंपई। त्रिपुरा में है उदयपुर। पश्चिम बंगाल में है कृष्णा नगर। राजस्थान में कालिंजर किला। गुजरात में है जसदरण। मध्य प्रदेश में है शाजापुर। छत्तीसगढ़ में है सोनहट्ट और झारखंड में है लोहरदगा। तो ये कर्क पॉइंट भी हमको रखने हैं ध्यान। और कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी है रांची और सबसे दूर राजधानी है जयपुर, जो राजस्थान की है। सबसे अधिक राज्यों से कौन सी अक्षांश गुजरती है? तो ये गुजरती है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कहते हैं कर्क रेखा। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण कितने देशांतर हैं? तो 180 डिग्री देशांतर हैं और इसका नाम 180 डिग्री देशांतर का नाम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा रखा गया है, जिसकी स्थापना 1884 में की गई थी। और इस रेखा का नाम है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भूमध्य रेखा जिसे 0 डिग्री भी कहते हैं, विषुवत रेखा और इक्वेटर भी कहा जाता है। और भारत की मानक देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। 17वां क्वेश्चन है। अब मात्र 3 ही क्वेश्चन रह गए हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब है जीवों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की एक योजना होती है, जिसमें जीवों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। और पहला बायोस्फीयर रिजर्व तो 1986 में बना था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व MAB में शामिल कितने हैं? तो ये हैं 11। और सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व ये है कच्छ गुजरात का, जो जंगली गधे के लिए काफ़ी फेमस है। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व ये है डिब्रू साइखोवा असम का। और पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व ये मन्नार तमिलनाडु में है, जो डुगोंग समुद्री गाय के लिए काफ़ी फेमस है। और ये इंडिया श्रीलंका सीमा पर स्थित है।
अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये केरल में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। कान्हा कुन्हो, ये भी मध्य प्रदेश में है। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नुब्रा घाटी ये लद्दाख में स्थित है। कंबम घाटी नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में है। डेजडू घाटी ये नागालैंड में है। स्पीति, बसपा और सांगला वैली हिमाचल प्रदेश में। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है। अरकू घाटी ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अर्थव्यवस्था को क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र, इसमें तो भारत में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, लेकिन जो योगदान है वो सबसे कम है। और इसके उदाहरण है कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य, जो प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। द्वितीयक, जिसमें विविध निर्माण होता है, जैसे जूते बनाना, मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि होती हैं। तृतीयक होता है सेवा क्षेत्र, जैसे एजुकेशन, बैंकिंग, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, होटल्स एट्सेट्रा। और सर्वाधिक योगदान, भारत की अर्थव्यवस्था में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं प्राथमिक क्षेत्र के। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का विभाजन किस आधार पर किया गया है? उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर, यानी कि उसका स्वामित्व कौन होगा, उसका स्वामी कौन होगा। और अगर सरकार की हिस्सेदारी 51% या इससे ज़्यादा हो और प्राइवेट की हिस्सेदारी 49% या इससे कम हो तो इसको सार्वजनिक माना जाता है। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था का विभाजन उद्यमिता के आधार पर, उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर किया गया है। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन, जिसमें हमने मात्र 26 मिनट में इस क्लास का रिवीजन कर लिया है। आगे से हम 20 मिनट में ही इस क्लास का रिवीजन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर बिल्कुल फ्री है, लेकिन आगे वाली पीडीएफ फ्री नहीं मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।